देखिए, आप जानते हैं देखते कि हैं। हम तो सिर्फ 13 विधानसभा पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी पर हमने अपनी पार्टी के जिम्मेदारों ने, साबिर भाई ने, जो गुजरात के अध्यक्ष हैं, हम इसी पर तवज्जो किए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स कामयाब हो, जो एमएलए बने। तो यही हम देख रहे हैं। अब दूसरी जगह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। 13 जो आप कह रहे हैं कि 13 सीटों पर है, तवज्जो दिया है आपने, लेकिन ये बताइए कि आपको क्या लगता है इन 13 में से जीत का कोई कोई सुनिश्चित है कि किसी सीट से आप जीत हासिल करेंगे, या हाँ, फिर ये आपकी मौजूदगी आप सिर्फ महसूस कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग पूरा उम्मीद है, मेहनत किए हैं। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जनता जो हमारी सभाओं में और हम जब उन इलाकों में, महलों में, गलियों में जा रहे थे, तो जिस तरीके से हमको उनका रिस्पांस मिला, हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वोट में तब्दील होगी और हमारे कैंडिडेट एमएलए बनेंगे। अज़दुद्दीन ओवैसी अपने बयानों के लिए मशहूर हैं और एकदम स्पष्ट बयान देते हैं, लेकिन अचानक से कल ऐसा क्या हुआ कि आप रो पड़े? अरे भाई, आप लोग इंसान क्यों रो हैं। रहे हैं? इंसान है, आप नहीं रोते क्या? रोते हैं क्या? उसमें इंसान है। जब बिल्किस बानो के लिए हम दुआ किए, तो हमको भी अपनी अपनी बहन, अपनी बेटी याद आ गई। तो ऐसा इशू है। बिल्किस बानो माने 20 साल के बाद भी एक अकेली महिला, उससे जो जुल्म हुआ, प्रेग्नेंट थी, रेप हुआ, उसकी बेटी की हत्या सामने की गई, उसकी माँ का रेप, हत्या की गई। 20 साल के बाद भी आज वो इंसाफ के लिए लड़ रही है, और अकेले लड़ रही है। आप बताइए कि अब इस पे आदमी नहीं रोएगा तो क्या करेगा, बताइए। अगर आज इस मसले पर अगर आपका दिल नरम नहीं होगा, तो फिर इंसान कहलाने कोई कोई लायक ही नहीं है। भाई, अगर कोई जिंदगी और जिंदा रहने का सबूत है, तो आपको दिल चाहिए, एक धड़कता हुआ, जो लोगों की पीड़ा को, तकलीफ को महसूस करे। और ऐसी महिला, ऐसी इंसान जो सब कुछ लुट गया, उसके बावजूद भी आज खड़ी हुई है अपने इंसाफ के लिए। मैं सलाम करता हूँ बिल्किस को और उसके हस्बैंड को। वो तकलीफ होती है हमको भाई, चाहे वो कोई हो। नाम बिल्किस है इसकी वजह से नहीं, बल्कि वो जो जिस तरीके से वो जा रही है, आप बताइए कि फिर क्या करेंगे? तकलीफ ही होंगी ना, तकलीफ ही होंगी। ये बताइए, सिर्फ बिल्किस बानो की भी बात इस बार गुजरात इलेक्शन में उनकी भी बात उठ रही है। 2002 गोधरा कांड की भी काफी इस बार इस विषय पर चर्चा हो रही वो है। तो ये तो भाजपा का पुराना आइडिया है। वो कभी 2002 को नहीं भुलाएंगे, क्योंकि वो सत्ता में थे। नरेंद्र मोदी यहाँ के गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो सरासर नाकाम साबित हुए बिल्किस को बचाने के लिए। वो सरासर नाकाम साबित हुए एहसान जाफरी की जान बचाने के लिए। बेस्ट बेकरी में हत्या जो हुई, नरेंद्र मोदी नाकाम साबित हुए। मुख्यमंत्री थे तो 50,000 लोग इसी स्टेट में, अपने देश में 6-6 महीने रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे थे। हम मैं देखा हूँ शालम कैंप में, मैं मेडिकल टीम लेकर गया था, मैं सब देखा हूँ। तो जाहिर है वो अपनी बता रहे हैं कि हाँ, हम जब सत्ता में थे तो ये सब चीज़ हुआ है। मुबारक हो उनको कि वो याद रख रहे हैं इन चीज़ों को। गोधरा की अगर बात करें तो ये एक अति संवेदनशील और राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। आखिर क्यों? क्या गोधरा में? अगर इस पूरे विषय की बात करें तो बहुत ही एक सेंसिटिव एक इशू है, और ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन चुकी है सभी वो जो पार्टियों के गोधरा बीच। का, जब भाजपा का जो उम्मीद कैंडिडेट है, जो कांग्रेस से जीतकर गोधरा के जनता को, खास तौर से मुसलमानों को धोखा देकर जो भाजपा में चला गया, वो बिल्किस के रेपिस को, उसकी बेटी के मर्डरर्स को संस्कारी कहता है। उसको भाजपा टिकट देती है। ओवैसी जी, आपको लगातार आखिर क्या वजह है कि आपकी पार्टी को आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है गुजरात में? पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ, काले झंडे दिखाए गए। क्या वजह रही? क्या वो जनता ऐसा में है ना, नाराजगी है आपको ऐसा लेकर या देखिए पार्टी को देखिए लेकर? देखिए, सूरत में जब हमारा जनसभा हो रही थी, तो कोई भाजपा के लोगों ने काला झंडा दिखाया। आज जमालपुर में हम दरियापुर के एमएलए के घर के सामने से जा रहे थे, तो लोग फूल भी बरसा रहे थे, पटाखे भी छोड़ रहे थे। महिला आकर मिल मिलकर, बुजुर्ग महिला हमारे सर पर हाथ रख रही थी। तो ये बेचारे खड़े हो गए, इनको तकलीफ हो गई। कोई बात नहीं, भाजपा भी अपोज करती है हमको, कांग्रेस भी करती है।
कांग्रेस के जो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हमको बता रहे हैं कि भाई हमारा नेता ही मैदान छोड़ के भाग गया तो हम क्या करेंगे। मगर चलिए, उनके बैनर पर, उनकी जबान पर हमारा नाम तो आ गया। लेकिन आप कह रहे भाजपा के लोगों ने काले झंडे दिखाए और दूसरी तरफ जहां काले झंडे दिखाए गए वहां कांग्रेस के नारे लगे, कांग्रेस की जीत के हाँ, नारे तो लगे। क्या वजह है? एक तरफ भाजपा काले झंडे दिखाती है हमको देखकर, दूसरी तरफ कांग्रेस दिखाती है। तो उनको लगता है कि काले झंडे दिखाने से हमको कुछ फर्क पड़ेगा। अरे गोलियां चली तो फर्क नहीं पड़ा, हम जेल को जाकर आए फर्क नहीं पड़ा। ये तोते हैं पूरे, कुछ नहीं होगा हमको। आपने अपनी रैली में तंज भी कसा और ये भी साफ तौर पर कहा कि लोग मुझे दुश्मन साबित करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। आपने केजरीवाल की भी बात की, उनकी तुलना छोटे रिचार्ड से की और राहुल गांधी की भी बात देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक न्यूज चैनल को उनसे सवाल किया गया हिंदुत्व के बारे में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व को मानता हूं। भाई, तुम क्या भारत के संविधान को नहीं मानते जिस पर तुमने शपथ लिया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया? किस बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं? आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? तो पूरी लड़ाई आज देश में यह है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर हम उनसे ज्यादा हैं, चाहे वो दिल्ली का वो मुख्यमंत्री हो या फिर कांग्रेस के जो नेता जो पूरे भारत में पैदल पैदल फिर रहे हैं, या राजद के लोग हों या सपा के लोग हों। वो अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करना चाहते हैं, वो नफरत का मुकाबला नफरत से करना चाहते हैं, वो जहालत का मुकाबला जहालत से करना चाहते हैं। भाई, जहालत का मुकाबला इल्म की शमा रोशन करने से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी को फैलाने से होता है, नफरत का मुकाबला मोहब्बत से होता है, मोहब्बत को आम करने से होता है। तो ये लोग फर्क ही नहीं महसूस कर रहे, इसीलिए तो भाजपा जीतती है, इसीलिए भाजपा जीतती है। लेकिन ये बताइए, राहुल गांधी अभी उनका हालिया जो नया बयान आया, उन्होंने कहा है कि जय सिया राम भाजपा वाले नहीं बोलते, जय श्री राम। नहीं, वो क्यों नहीं इस तरह का बयान देंगे? उन्हीं के पिताजी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बगैर मुस्लिम साइट को बताए, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पर शिलान्यास कराना शुरू करा दिया। उस जमाने में जब कोई कंप्यूटर नहीं था, 5 या 10 मिनट की हियरिंग में 65-70 पेजेस का ऑर्डर दे दिया गया और बूटा सिंह जाकर शाम में ठहर कर ताले खुला दिए। यही तो वही तो कहेंगे ना। 48 में 48 या 49 में जब मूर्तियां रखी गई थी, कांग्रेस की सरकार थी, जीबी पंत थे, नेहरू प्रधानमंत्री थे, और नेहरू के बाद उनका जो नवासा था राजीव गांधी, उन्होंने ताले खुलवा दिए। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। वही तो बोलेंगे बात, और कौन बोलेगा? चलिए, एक बार मैनिफेस्टो की भी बात हो जाए। भाजपा की जो मैनिफेस्टो है, या भाजपा ने इलेक्शन के पहले ही कह दिया, यूसीसी की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। आप लगातार उसको लेकर देखिए, मेरा पक्ष में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं हूं मैं। तो जब जस्टिस चौहान लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, जब उन्होंने सबसे राय दी, हमने लिख कर दिया कि हम यूसीसी के खिलाफ हैं। ये देश की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है। ये देश की खूबसूरती एक कल्चर नहीं हो सकता, इसमें हजारों कल्चर हैं और वो कल्चर प्रॉस्पर करेंगे, वो कल्चर रहेगा तो ही भारत की ताकत है। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं तो गुजरात में कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता बगैर सरकार से परमिशन लिए। क्यों भाई? आप कौन होते हैं मैं धर्म परिवर्तन करना चाह रहा हूं तो आपसे क्यों पूछूं? आप डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लगाते हैं, मुसलमानों को परमिशन नहीं मिलता घर खरीदने के लिए। आप मलधारी लोगों को फॉरेस्ट राइट्स नहीं देते, यूसीसी की आप बात करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में क्या अमित शाह जाकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, सेक्शन 118 है वहां पर। कौन सा यूसीसी होगा? मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा या कौन सा होगा? क्या महिलाओं को एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा मिलेगा या कहेंगे कि नहीं कन्यादान हो गया बेटी जाओ? अरे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो शराब के ऊपर पाबंदी लगाई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि देश में दौलत सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आज देश की 50% दौलत 8-9 परिवार के पास है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं।
एक और सवाल, ये लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जो है डेंट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है, जो कहीं ना कहीं जो भी AIMIM को मिलने थे, वो भी अब उसको भी हैम्पर हो रहा है, आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो तो देख रहे हैं ना कि वो शख्स है जिसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये वो शख्स है, जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो बजाय राइट्स को रोकने के वो जाकर राजघाट पर आंख और ज़बान बंद करके बैठ गया। ये वो शख्स है जिसने दिल्ली में डिमोलिशन करवाया और कहा कि वो पूरे बांग्लादेशी रोहिंग्या है। ये वो शख्स है जो करेंसी नोट के ऊपर महात्मा गांधी की फ़ोटो हटाकर किसी और के देवी देवताओं की फ़ोटो चाहता है। ये वो शख्स है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ये कहता है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। तो ये सब देख रहे हैं लोग, ये भी देख रहे हैं लोग। एक अंतिम सवाल, AIUDF के जो प्रमुख है बदरुद्दीन अजमल का जो बयान आया है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, मैं बदरुद्दीन भाई ने किस कंटेक्स्ट में कहा है, नहीं कहा है, वो खुद बेहतर उसको सब्सटेंशिएट कर सकेंगे, उस पर रोशनी डाल सकेंगे। मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।